हाय। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद सबने सुनी हो, पर जिसके अंदर झांकना हमेशा मजेदार होता है। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी। कैसे एक कॉलेज डॉर्म रूम से ये आइडिया निकला और फिर दुनिया भर के ऑफिस और घरों तक पहुंच गया। एक ग्लोबल टेक एम्पायर सही माने में। हाँ, और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी कि सॉफ्टवेयर ने हमारी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम बेसिक टू ग्लोबल टेक एम्पायर के कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हाँ, और समझेंगे कि बिल गेट्स और पॉल एलन ने ये सब कैसे किया, वो नींव कैसे रखी। हमारा मकसद यही है कि माइक्रोसॉफ्ट की यात्रा के वो अहम मोड़ समझें, वो स्ट्रैटेजीज, वो टेक जंप्स जिन्होंने इसे इतना बड़ा बना दिया। और ये भी देखेंगे कि मुश्किलें कैसे आईं और कंपनी ने खुद को कैसे बदला वक्त के साथ। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। 1975 का साल। हाँ, 1975। माहौल कैसा था? कंप्यूटर्स आज जैसे तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े महंगे और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही चलाते थे उन्हें। सही। और उसी माहौल में दो दोस्त, बिल गेट्स और पॉल एलन, एक सपना देख रहे थे। छोटे कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का सपना। बिल्कुल। और ये सिर्फ सपना नहीं था, उन्हें एक मौका देखा, है ना, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन के कवर पर। हाँ, अल्टेयर 8800। अल्टेयर 8800 उस वक्त के हिसाब से कमाल की मशीन थी। लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं था चलाने के लिए। यहीं पर गेट्स और एलन ने हिम्मत दिखाई। हाँ, उन्होंने अल्टेयर बनाने वाली कंपनी MITS को कांटेक्ट किया और दावा किया कि उनके पास इसके लिए बेसिक इंटरप्रेटर है। मजे की बात तो ये है कि उस वक्त था ही नहीं उनके पास। यही तो। ये कितना बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। कॉल करने से पहले तो कोड लिखना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि बना लेंगे। और बना लिया। हाँ, कुछ ही हफ्तों में दिन रात लगकर वो बेसिक इंटरप्रेटर तैयार कर दिया। ये उनका पहला प्रोडक्ट बना और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, ये पहचान बन गई। सही। और फिर नाम आया माइक्रोसॉफ्ट। आपने बताया था ये माइक्रो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर से बना है। ये नाम कितना सोचा समझा था। देखिए, नाम बहुत सिंपल था, लेकिन विजन क्लियर था। उस टाइम सब हार्डवेयर पे फोकस कर रहे थे। हाँ। गेट्स और एलन सॉफ्टवेयर की पावर समझ रहे थे। नाम ने सीधा सीधा बता दिया, हम छोटे कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट थी। अच्छा। इसने शुरू से ही एक डायरेक्शन दे दिया। बिल्कुल। और फिर आया वो बड़ा मोड़ जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एकदम से ऊपर पहुंचा दिया। 1980 का दशक, IBM डील। हाँ, IBM, कंप्यूटर इंडस्ट्री का किंग, वो पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में आ रहे थे। और उन्हें अपने नए पीसी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, वो भी जल्दी में। बहुत जल्दी में। कहानी तो ये भी है कि वो पहले किसी और कंपनी के पास गए थे। हाँ, सुना है, पर बात बनी नहीं। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट के पास आए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास तो अपना OS था ही नहीं उस टाइम। नहीं था। ये टेक हिस्ट्री के सबसे मजेदार किस्सों में से है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, फौरन एक छोटी कंपनी से OS खरीदा। अच्छा, किससे? सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स। उनका OS था QDOS, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने उसे लिया, थोड़ा इंप्रूव किया, नाम बदला MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और IBM को लाइसेंस कर दिया। मास्टर स्ट्रोक था ये। लेकिन सबसे बड़ी बात वो लाइसेंसिंग वाली थी, है ना? बेचा नहीं, लाइसेंस किया। हाँ, और ये अधिकार भी रखा कि वो इसे दूसरों को भी लाइसेंस कर सकते हैं। ये दूर की सोच थी। उन्होंने समझा कि पीसी मार्केट सिर्फ IBM का नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। जैसे ही दूसरी कंपनियों ने IBM PC के क्लोन बनाने शुरू किए, सबको OS चाहिए था। और माइक्रोसॉफ्ट तैयार था MS-DOS के साथ। बिल्कुल। हर बिकने वाले PC क्लोन पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फी मिलती थी। बिना हार्डवेयर बनाए बढ़ते PC मार्केट का पूरा फायदा उठाया। इसने तो सॉफ्टवेयर को ही एक अलग इंडस्ट्री बना दिया। हाँ, और माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ रॉकेट की तरह हुई। MS-DOS ने स्टैंडर्ड तो बना दिया, पर वो आसान नहीं था इस्तेमाल में। कमांड याद रखो। हाँ, वो काली स्क्रीन और टेक्स्ट कमांड्स, बोरिंग भी था थोड़ा। फिर आया माइक्रोसॉफ्ट का अगला बड़ा कदम, विंडोज। ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या था? GUI कंप्यूटर से बात करने का नया तरीका। MS-DOS में सब टाइप करना पड़ता था। हाँ, वो कॉपी A वगैरह। GUI ने विजुअल चीजें दी, स्क्रीन पर दिखने वाले आइकन्स, विंडोज जिनमें अलग अलग प्रोग्राम चलें, और माउस, पॉइंट करो, क्लिक करो। कॉन्सेप्ट तो शायद नया नहीं था। जीरोक्स, एप्पल। नहीं, कॉन्सेप्ट नया नहीं था। जीरोक्स, स्पार्क, एप्पल लीसा और मैकिन्टॉश ने पहले यूज किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसे आम लोगों तक बड़े स्केल पर लेकर आया। 1985 में विंडोज 1.0 आया।
सुना है शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। हाँ, शुरुआती वर्जन थोड़े धीमे थे, मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी, सॉफ्टवेयर कम थे। कई लोग तो इसे MS DOS के ऊपर बस एक शेल मानते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट लगा रहा। हाँ, बिल्कुल। विंडोज़ 2.0, फिर 3.0 और खासकर 3.1 ये बेहतर होते गए, स्टेबल हुए, एप्लीकेशंस भी आने लगीं, धीरे-धीरे ऑफिसों में जगह बनी। और फिर 1995 में विंडोज 95, वो तो मतलब सिर्फ एक ओएस अपग्रेड नहीं था, वो एक इवेंट था। ग्लोबल इवेंट, रोलिंग स्टोन्स का गाना स्टार्ट मी अप, आधी रात को दुकानों के बाहर लाइनें। हाँ, स्टार्ट बटन, टास्क बार, रिसाइकल बिन, ये सब उसी के साथ आए और आज भी हैं। इसने कंप्यूटर को घर घर पहुंचाया। विंडोज़ 95 सही में एक टर्निंग पॉइंट था। कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान हुआ, इंटरनेट भी लोगों तक पहुंचा। हालांकि वो ब्राउज़र वाली बात बाद में विवादों में आई, तो ये जो GUI क्रांति थी, जिसका लीडर विंडोज़ बना, उसने पीसी को एक टेक्निकल डिवाइस से एक ज़रूरी टूल बना दिया, घर के लिए भी, ऑफिस के लिए भी। डिजिटल युग की नींव रखी इसने। तो ये सफलता सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं थी, स्ट्रैटेजी भी थी। पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग, टाइमिंग। बिल्कुल, सब कुछ मिला हुआ था। और उन्होंने सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक टूल नहीं, एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा। इसका क्या मतलब हुआ? प्लेटफॉर्म थिंकिंग मतलब एक ऐसा माहौल, एक इकोसिस्टम बनाना जहां दूसरे लोग भी वैल्यू बना सकें और उससे प्लेटफॉर्म वाले को भी फायदा हो। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि दुनिया भर के डेवलपर्स उसके लिए सॉफ्टवेयर या एप्स बनाना चाहें। उन्होंने डेवलपर्स को टूल्स दिए, सपोर्ट दिया। तो जितने ज्यादा एप्स विंडोज पर, उतना वो यूजर्स के लिए अच्छा। और जितने ज्यादा यूजर्स, उतना डेवलपर्स के लिए विंडोज पर ऐप बनाना फायदेमंद। ये एक साइकिल बन गया, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप। समझ गई। और इसी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी का एक और हिस्सा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये इतना फेमस कैसे हो गया? ऑफिस सूट के पीछे भी कई वजह थी। एक तो वो विंडोज के साथ बहुत अच्छे से चलता था। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे सूट की तरह बेचा, मतलब एक पैकेज में, जो अलग अलग खरीदने से सस्ता पड़ता था। हाँ। और तीसरा, कंपनियों के लिए वॉल्यूम लाइसेंसिंग आसान कर दी। ऑफिसों ने फटाफट अपना लिया। उस वक्त वर्ड परफेक्ट, लोटस 123 जैसे कॉम्पिटिटर थे। बिल्कुल थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के बंडलिंग और विंडोज इंटीग्रेशन वाली स्ट्रैटेजी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जल्दी ऑफिस बन गया बिजनेस प्रोडक्टिविटी का स्टैंडर्ड। इस सब ने माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट में लगभग अपराजय बना दिया। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन ये दबदबा बिना विवाद के नहीं रहा। हाँ, 90s के आखिर में एंटी ट्रस्ट मुकदमों का दौर आया। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और कई स्टेट्स ने केस किया था। मुद्दा क्या था? मेन आरोप ये था कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी विंडोज मोनोपोली का गलत फायदा उठा रहा है, दूसरे सॉफ्टवेयर मार्केट्स में कंपटीशन खत्म कर रहा है। खासतौर पर इंटरनेट ब्राउजर मार्केट में, वो नेटस्केप वाला मामला। हाँ, वही। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर विंडोज के साथ फ्री में देना शुरू कर दिया था। नेटस्केप के लिए टिकना मुश्किल हो गया। तो रेगुलेटर्स ने कहा कि ये गलत है। बिल्कुल, कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। केस कई साल चला। एक वक्त तो जज ने माइक्रोसॉफ्ट को 2 कंपनियों में तोड़ने का ऑर्डर भी दे दिया था। अच्छा। एक ओएस के लिए, दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। हाँ। हालांकि अपील में वो फैसला पलट गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को अपने बिजनेस करने के तरीकों में काफी बदलाव करने पड़े। पब्लिक क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। इस एंटी ट्रस्ट केस का माइक्रोसॉफ्ट पर लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? कई असर हुए। पहला, कंपनी आगे के लिए ज्यादा सावधान हो गई। उन्हें समझ आया कि ज्यादा मार्केट पावर के साथ रेगुलेटरी खतरा भी आता है। दूसरा, शायद इसी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को और फैलाने, डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा। सिर्फ विंडोज और ऑफिस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहा। और तीसरा, कंपनी की इमेज पर भी असर पड़ा, जिसे ठीक करने में टाइम लगा। सही। 2000s में दिखता भी है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और ऑफिस से आगे देखा, सर्वर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में गए। और फिर एक बिल्कुल नए फील्ड में उतरे, गेमिंग, एक्सबॉक्स के साथ। हाँ, एक्सबॉक्स, ये बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। 2001 में लॉन्च हुआ। उस टाइम सोनी का प्लेस्टेशन मार्केट लीडर था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग को सिर्फ कंसोल नहीं देखा, उन्होंने इसे लिविंग रूम एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, एक्सबॉक्स लाइव की फ्यूचर की तरह देखा। ये उनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी थी, कंज्यूमर मार्केट में एक नई पहचान बनाने की। लेकिन शायद पिछले दशक का सबसे बड़ा शिफ्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी देर से ही सही पर जोरदार एंट्री मारी, माइक्रोसॉफ्ट अजूर के साथ। हाँ, शुरू में Amazon वेब सर्विसेज, AWS आगे निकल गया था क्लाउड में। हाँ। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अजूर के पीछे। और आज अजूर दुनिया के टॉप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है आज।
ये दिखाता है कि कंपनी ने बदलते ट्रेंड को पहचाना और उस पर बड़ा दांव लगाया। क्लाउड पर फोकस करना सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये पूरी कंपनी का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। ये एंटी ट्रस्ट वाले सबको कभी नतीजा था कि सिर्फ डेस्कटॉप पर निर्भर मत रहो, नए बढ़ते बाजारों में जाओ। तो आज का माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट 365। हाँ, Azure, Microsoft 365 जो अब सब्सक्रिप्शन पर है, Dynamics 365 बिजनेस एप्स, LinkedIn जिसे 2016 में खरीदा, GitHub डेवलपर प्लेटफॉर्म 2018 में खरीदा, ये सब मिलकर आज का माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं। मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है अब। बहुत ज्यादा फोकस एंटरप्राइज और क्लाउड पर है। और इस बड़े बदलाव का क्रेडिट काफी हद तक सत्या नडेला को जाता है, जो 2014 में सीईओ बने। उनके आने से क्या बदला? सत्या नडेला ने तो माइक्रोसॉफ्ट में एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति ला दी। उनका मंत्र था क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट। हालांकि मोबाइल हार्डवेयर फेल हुआ, पर एप्स और सर्विसेज पर फोकस रहा। उन्होंने कंपनी को कंधस से बदला। जो माइक्रोसॉफ्ट पहले क्लोज्ड सिस्टम के लिए जाना जाता था, नडेला के अंडर उसने ओपन सोर्स को अपनाया। लिनक्स जो कभी दुश्मन माना जाता था, आज एज्योर पे चलता है। ये तो बहुत बड़ा चेंज था। हाँ, और उन्होंने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी पार्टनरशिप की, सेल्सफोर्स, SAP, यहाँ तक कि एप्पल के साथ भी। उन्होंने डेवलपर्स पर फिर से फोकस किया, क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स बनाए जैसे VS कोड। बिल्कुल, कंपनी की इमेज एक एग्रेसिव मोनोपोली से बदलकर एक कोलैबोरेटिव इनोवेटर की बन गई। नडेला ने ग्रोथ माइंडसेट पर जोर दिया। सीखते रहो, एक्सपेरिमेंट करो, फेलियर से सीखो। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक भारी भरकम लेगेसी कंपनी से निकालकर एक फुर्तीली, फ्यूचर रेडी टेक लीडर बना दिया। हाँ, ये अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता का बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, माइक्रोसॉफ्ट से क्या बड़े सबक मिलते हैं? कई सबक हैं। पहला, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन। IBM डील जैसी सही डील सही वक्त पर, मौका पहचानना और उसे भुनाना। दूसरा, प्लेटफॉर्म थिंकिंग। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, इकोसिस्टम बनाओ, दूसरों को अपने प्लेटफॉर्म पर कामयाब होने दो। तीसरा, अडेप्टेबिलिटी। बाजार बदले, टेक्नोलॉजी बदले तो खुद को बदलो। MS-DOS से विंडोज, फिर क्लाउड, ओपन सोर्स, ये बदलना जरूरी है। और चौथा, लॉन्ग टर्म विजन। सॉफ्टवेयर से दुनिया बदलने का वो शुरुआती यकीन जो गेट्स और एलन में था और जिसे नडेला ने नए रूप में जिंदा किया। मुश्किलों के बाद भी विजन पर टिके रहना। ये सबक तो आज की किसी भी टेक कंपनी के लिए, बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। सफल वही होता है जो बदलाव के साथ चलता है या उसे लीड करता है। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी यही दिखाती है कैसे एक आइडिया, सही स्ट्रेटजी, लीडरशिप और बदलने की क्षमता के साथ दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ कोड और बिजनेस की कहानी नहीं, ये इंसानी सोच, दूरदर्शिता और लगातार सीखने की कहानी है। बिल्कुल, डॉर्म रूम से शुरू होकर AI के इस नए दौर तक माइक्रोसॉफ्ट का सफर इनोवेशन, विवादों और बदलावों से भरा रहा है और ये सफर अभी जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।